नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिर से अपनी हिंदी कक्षा के लिए उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी पिछली कक्षा में जो भी स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, उन स्वरों और व्यंजनों को अब आपने अच्छी तरह रिपीट कर लिया है। इसलिए अब हम हिंदी की पहली कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। यह हमारी हिंदी की 7वीं कक्षा की सुलभ भारती पुस्तक है। आज हम सुलभ भारती पुस्तक की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं। हमारी पहली कविता का नाम फूल और कांटे है। यह कविता पृष्ठ क्रमांक 2 पर दी गई है। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। यह एक सुंदर कविता है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं। बच्चों, आप कई बार फूलों के बगीचे से गुजरते हैं, किसी फूल के आसपास से गुजरते हैं, तो आप उस फूल के पास चले जाते हैं। उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता आपको अट्रैक्ट करती है, आपको आकर्षित करती है। लेकिन हम में से कोई भी कभी भी किसी कांटे के पास नहीं जाता, क्योंकि कांटा कभी हमें चुभ जाता है, कभी हमें तकलीफ देता है। तो फूल और कांटा दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। यही कवि ने इस कविता में बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम एक साथ कविता का गायन करेंगे। मैं कविता को गाऊंगी और आप घर बैठे बैठे मेरे साथ साथ इस कविता को दोहराएंगे। हम शुरुआत करते हैं। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोंद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस तरह हमने अपनी कविता का गायन पूरा कर लिया है। अब मैं स्टैंजा वाइज, पंक्ति वाइज एक एक स्टैंजास को एक्सप्लेन करूंगी और आप स्पष्टीकरण को ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट्स, यू विल कैरी अ पेंसिल, पेन, नोटबुक विथ यू। तो इस तरह आप सारे शब्दार्थ, मुहावरे और सभी महत्वपूर्ण चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। कवि हरिऔध कहते हैं कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, दोनों को एक ही पौधे पर जन्म मिलता है। फूल को जो पौधा जीवन देता है, सींचता है, कांटे को भी वही पौधा जीवन देता है और सींचता है। रात में आसमान में जब चांद चमकता है
तो चमकने वाला वह चांद दोनों पर एक जैसी ही चांदनी बिखेरता है, एक जैसी ही मूनलाइट दोनों को देता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और रात में चमकने वाला चांद भी दोनों पर एक सी ही चांदनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेह, मेह का अर्थ होता है बादल। तो इस तरह कवि कहना चाहते हैं कि जो बादल है, बादल दोनों पर एक सी ही बरसात करता है। ऐसा नहीं है कि बादल फूलों को ज़्यादा पानी दे देता है और कांटों को वैसे ही छोड़ देता है, कांटे बिना पानी के रह जाते हैं। जब हवा बहती है तो बहने वाली हवा भी कोई भेदभाव नहीं करती, कोई फ़र्क नहीं करती। ऐसा नहीं है कि फूल पर हवा कुछ ज़्यादा बहती है और कांटों को कहती है कि चलो कांटों को अवॉइड करते हैं, कांटों को रहने देते हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन हमेशा हम ये देखते हैं, सदा हम ये देखते हैं कि सारी पालन पोषण, सारी परवरिश और सारी सुविधाएं होने के बाद भी, सब कुछ एक समान होने के बाद भी फूल और कांटों के जो ढंग होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो एक से नहीं होते। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। अर्थात जब कोई कांटे के पास जाता है तब कांटा उसकी उंगलियों में चुभ जाता है, उसकी उंगलियों में छेद करता है और कभी कभी तो उंगलियों से खून भी निकलने लगता है। इतना ही नहीं, अगर कोई सुंदर वस्त्र पहनकर कांटे के पास जाता है तो कांटा उसके उन सुंदर वस्त्रों को, वर मतलब सुंदर और वसन मतलब कपड़े, उन सुंदर कपड़ों को भी कांटा जो है वो फाड़ने का काम कर देता है। वर अर्थात सुंदर, सुंदर कपड़े, वसन अर्थात कपड़े, शब्दार्थ से आप ये नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कांटा और कौन से कार्य करता है? प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। जब तितलियां प्यार में डूबकर फूलों के पास आती हैं और गलती से कांटों के पास चली जाती हैं तो कांटा उनके परों को, उनके पंखों को कतर देता है, उन्हें फाड़ देता है। तो इस तरह कांटा तितलियों को भी तकलीफ देता है। भौर का है वेद देता श्याम तन। और जो भौरा होता है वो श्याम रंग का होता है, वो काले रंग का होता है और उसके श्याम रंग में, उसके उस काले शरीर में भी कांटा चुभ जाता है और कांटा उसे भी वेद देता है, कांटा उसे भी छेद देता है। इसका शब्दार्थ अब आप देखेंगे। तन, तन का अर्थात शरीर होता है। अब आइए फूल के कार्यों को देखते हैं। कांटे ने तो सबको तकलीफ दी, किसी की उंगलियों में छेद कर दिया, कहीं सुंदर वस्त्र फाड़ दिए, तितलियों को तकलीफ दी, भौरे को भी वेधने का काम किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि फूल क्या करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में। जब तितलियां फूल के पास आती हैं तो फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में ले लेता है, उन्हें अपना मीठा मीठा रस पिलाता है, उन्हें झूला झुलाता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला। और जो भौरा है, भौरे को अपना विशेष स्वादिष्ट रस पिलाता है। अपना नेक्टर जो है वो तितलियों और भौरों के साथ वो शेयर करता है। निज सुगंध और निराले रंग से। औ का मतलब यहाँ पर और है। अपनी खुशबू और अपने सुंदर रंग से, अपनी सुंदर खुशबू और अपने निराले रंग से वो है सदा देता कली जी की खिला। हमारे जो मन की कली है, हमारे मन की कली को वो खिला देता है। जी की कली खिलाना एक मुहावरा है। मन की कली खिलाना मतलब खुश करना,
वो हमारे मन को भी खुश कर देता है। आइए शब्दार्थ में देखते हैं। अनूठा रस अर्थात विशेष रस। और इस स्टैंजा में जो मुहावरा आया है वो है जी की कली खिलाना अर्थात खुश करना। जी की कली खिलाना अर्थात खुश करना। इस तरह फूल तितलियों को भी प्रेम देता है, भौरों को भी अपना रस पिलाता है और हम सभी के मन को खुशियाँ देता है। अब चलिए चलते हैं अपने लास्ट स्टैंजा की तरफ। है खटकता एक सबकी आंख में। कांटा जो है वो सबकी आंख में खटकता है, सभी को चुभता है, सभी को बुरा लगता है, कोई उसे पसंद नहीं करता। दूसरा है सोहता सुरशीश पर। लेकिन जो फूल है, फूल जो है वो सोहता है। सोहना मतलब शोभा बढ़ाना, सोहना शोभा बढ़ाना। और सुर, सुर का मतलब होता है देवता, भगवान। अर्थात फूल जो है वो देवताओं के सर की शोभा बढ़ाता है, देवताओं के सर पर चढ़ता है। एक ही पौधे पर पैदा होने के बाद फूल को इतना बड़ा सम्मान मिलता है और कांटे को कोई भी सम्मान नहीं देता है। अगली पंक्ति, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अर्थात आप कितने भी बड़े परिवार से हों, आप कितनी भी बड़े खानदान से हों, अमीर परिवार से हों, लेकिन अगर आप में खुद में बड़प्पन नहीं है, अगर आप में खुद में कोई गुण नहीं है, अगर आप में खुद में कोई महानता नहीं है, तो आपका बड़ा और अमीर परिवार आपके काम नहीं आने वाला है। इस तरह बच्चों अपने आप को निखारिए, अपने गुणों को संवारिए। अपने बड़े खानदान या अपने ग्रेट एंसेस्टर्स या पूर्वज हमारे महान थे इसलिए हम महान बनेंगे, आप इस तरह की सोच अपने मन में कभी मत रखिए। अपनी मेहनत बढ़ाइए, अपने गुणों को निखारने और बढ़ाने पर आप ध्यान दीजिए। एक बार फिर से आप शब्दार्थों को अच्छी तरह देख लीजिए। जो शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं उनके अर्थ को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। इस तरह बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने फूल और कांटे कविता को अच्छी तरह समझ लिया है। शब्दार्थ लिखने के साथ साथ आप इस कविता को भी एज अ होमवर्क अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे। उसके बाद आप अपने स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उन स्वाध्याय के प्रश्नों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे। आपके स्वाध्याय में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो आप कविता के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करेंगे। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कविता समझ ली है और आप बिना किसी समस्या और कन्फ्यूजन के एक एक वाक्य में उत्तर लिख सकेंगे। इसके बाद एक ज्वालामुखी, एक वॉल्केनो का चित्र आपको दिया गया है और वॉल्केनो के शब्दों को ढूंढकर ही आपको समानार्थी और विरोधार्थी के 3-3 शब्द खोजकर लिखने हैं। तो इस तरह से आप उन शब्दों को लिख लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है और आप अपने होमवर्क को अच्छी तरह पूरा करेंगे। आपका होमवर्क है शब्दार्थ लिखना, कविता लिखना और स्वाध्याय के ये सारे प्रश्न पूरे करना। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।